हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मैं आप लोगों को अभी PYQ करवा रहा हूं। मैंने हिस्ट्री का बहुत बेहतरीन तरीके से 2020 का PYQ करवा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, वो भी बेहतर एक्सप्लेन के साथ। तो आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए सर हम लोगों को इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों को बताइए। तो मैं भी पॉलिटिकल साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हूं, याद रखिएगा। पहला कैटेगरी आपका सेट नंबर 1 होगी, कैटेगरी 2 नंबर आपका सेट 2 होगी, ठीक है। और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का होगा PYQ 2020 का। इसी तरह से मेरे पास 2020 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सारा PYQ का सॉल्यूशन चाहिए विद बेस्ट एक्सप्लेन के साथ, तो आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि PYQ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई भी एग्जाम देने के लिए PYQ का होना बहुत जरूरी है मेरे लाल। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा आपका 2020 का पेपर है पॉलिटिकल साइंस के। चलिए एक एक क्वेश्चन को, सबसे पहले आपका 10 क्वेश्चन उस समय जो है ना 2020 के पेपर में 10 क्वेश्चन पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव से, और आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता था 2-2 मार्क्स का, जो बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको मैं दिखाने वाला हूं। और आप लोग का भी पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ना ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिस तरह से यहाँ पे पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए। क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था, मतलब वार्सा पैक्ट संधि पर सिग्नेचर कब हुई थी, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर वार्सा पैक्ट याद रखिएगा किसके, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 1955 में हुई थी। ये किसने किया था तो वार्सा पैक्ट, तो बताएंगे सर सोवियत संघ ने, याद रखिएगा सोवियत संघ ने। किसके नेतृत्व में, तो बोलेंगे सर नाटो के नेतृत्व में। ये सबको भी आपको याद रखना होगा। नाटो की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1949 इसका स्थापना है, याद रखिएगा। नाटो का मुख्यालय आपको याद रखना है ब्रुसेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सोवियत संघ के विघटन के बाद, याद रखिएगा सोवियत संघ के विघटन से पहले एक बात याद रखिएगा, 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1900 याद रखिएगा मेरे लाल 1993 तक ये शीत युद्ध चला था। तो आपसे पूछा गया है कि सोवियत संघ, जब मैं बात करूं आपको याद रखना है रूस कंट्री के मैं बारे में बात कर रहा हूं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा, तो वो था अमेरिका, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन, जब सोवियत संघ का पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गई थी, उस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ऐसा देश था अमेरिका, जो सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि आसियान का सदस्य नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये तो सदस्य है, पर आपसे पूछा गया कि नहीं है, तो बताएंगे सर श्रीलंका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रीलंका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। सार्क का गठन कब हुआ था। देखिए सार्क का गठन मैं बता दूं, अगर इसका मुख्यालय पूछे, मुख्यालय एक बार आप लोगों को याद रख लेना है, मुख्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है आप लोगों का काठ, याद रखिए काठ मांडू में है। कहां पे, मांडू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुख्यालय की बात करें, पर इसकी स्थापना कहां हुआ था, याद रखिए कोलकाता है आपका, बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में। पर आपसे पूछा गया है कि इसके गठन कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1985 में हुआ था सार्क का गठन। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है ना मानव अधिकार से है। किससे हो जाएगी सर, मानव अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का पहला उपराष्ट्रपति, भारत का पहला शिक्षा मंत्री, भारत का पहला कानून मंत्री, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री। इन 6 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका समिति आपका जो संविधान के निर्मात्री किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। ये सब एक बात को एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा मेरे लाल, याद रखिएगा पहले जो है ना रेड क्लिफ रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है जो आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन
नंबर, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर आप लोग जो 7 देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मैकमोहन रेखा पूछा जाएगा तो भारत, याद रखिएगा, भारत वर्सेस चाइना के बीच में आपका मैकमोहन रेखा है। अगर आपसे पूछा जाएगा रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ पाकिस्तान के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन डूरंट लाइन अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इंडिया, याद रखिएगा मेरे लाल, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, क्या हो जाएगी अफगानिस्तान, याद रखिएगा। तीनों लाइन को एकदम याद रख लेना है, तीनों ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग। डूरंट लाइन इंडिया और अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान में बांग्लादेश होगी, ठीक है, अफगानिस्तान के भी हो सकता है, बांग्लादेश के बीच भी हो सकता है। रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डूरंट लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? वो हो जाएगा हम लोग का चीन के साथ युद्ध हुई थी, याद रखिए किसके साथ, चीन के साथ युद्ध हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था 1999, जिसे हम लोग बोलते हैं सर कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? आपातकाल के दौरान तो 42वें संविधान संशोधन कब हुई थी सर? 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। क्लास देखने का बात अच्छा लगे तो एक बार डन कर दीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे किस प्रकार से क्लास लिए जा रहे हैं। मेघा पाटकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो मेघा पाटकर जो जुड़ा हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे लाल कि ताड़ी विरोध आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ये किसने शुरू किया था? महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन था। अगर आपसे पूछा जाएगा चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो सर याद रखिएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा चिपको आंदोलन से हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आपका अगर पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन का नेता कौन था तो बताएंगे सर नेता सुंदरलाल बहुगुण। कौन हो जाएगी? सुंदरलाल बहुगुण। सारा क्वेश्चन को एकदम पूरा कंठस्थ कर लेना है। और एग्जाम से पहले ना, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आप लोगों का पूरा फास्टली आपका PYQ कहां से कहां तक 2020 से लेकर 2023 तक करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का जितना भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ है, जितना भी ब्लूप्रिंट का अभी तक एग्जाम हुआ है, सारा चीज आप लोगों को बताया जाएगा। देन आप लोगों को डिस्कस करवाया जाएगा मॉडल पेपर। याद रखिएगा ये मॉडल पेपर जो होगी ना आपका 2022 से लेकर 2024 तक जितना भी मॉडल पेपर जारी किया गया, सारा मॉडल पेपर का क्विक रिवीजन होगी। बस आप लोगों को सिर्फ उस समय हेडफोन लगा के सिर्फ आप लोगों को सुनते रहना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये तो जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। पहला है शीत युद्ध का अर्थ क्या है? देखिए शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है मेरा भाई, समझिएगा सिंपल सा भाषा में। दो देशों के बीच ऐसा स्थिति उत्पन्न हो कि लड़ाई के माध्यम पे आ जाए लेकिन लड़ाई ना करे, उसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं, ठीक है। जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा लगने लगा कि युद्ध होने वाला है, ऐसा लगने लगा कि आप युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध के मुंह पे आके दोनों देश क्या हो गया, फिर से अपने जगह पर चले गए। इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे लगने लगा कि युद्ध होने वाला है। वास्तव में युद्ध नहीं होता है, वातावरण तनावपूर्ण होता है, परंतु युद्ध नहीं होता है। इसे ही शीत युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सोवियत प्रणाली क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का पूछेगा। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसए का मतलब होता है, याद रखिए हमारा USSR, याद रखिएगा रूस के बारे में बोल रहे हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली के बारे में आपसे बोल रहे हैं कि समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1970 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदेशों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह क्रांति वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। इस तरह से आपको बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। अगला देखते हैं सर प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर क्यों कहा जाता था? देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जो हम लोगों का प्रथम खाड़ी युद्ध है उसको हम लोग वीडियो गेमर क्यों कहा गया है, इसका क्या रीजन थे समझिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध को समाचारों को युद्ध की अगली पंक्तियों से मुख्य रूप से अमेरिकी समाचार एजेंसी CNN द्वारा जीवंत समाचार प्रकाशित किया गया।
था। ऑपरेशन रेगिस्तानी तूफान के दौरान अमेरिकी बम्बर पर कैमरे से छावनियों के दैनिक प्रसार के बाद युद्ध के वीडियो गेमर युद्ध के उपनाम से भी अर्जित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन और कितने अवधि के लिए करता है। देखिए मैंने आपको बताया था यूएनए का कितना अंग होता है, 6 अंग होता है, जिसमें से एक अंग है सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। याद रखिएगा, दुनिया का इसे हम लोग पुलिस मैन कहते हैं। याद रखिए, दुनिया का हम लोग इसे पुलिस मैन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कितना अवधि के लिए करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की चुनाव 9 वर्षों की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा हो समय पर होता है। न्यायाधीश के चुनाव के लिए दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत होना आवश्यक है। इसका आंसर क्या करना है समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे सर इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रीय महासभा और सुरक्षा परिषद। कौन हो जाएगी, सेक्रेटरी काउंसिल। याद रखिएगा, महाराष्ट्रीय महासभा एवं सुरक्षा परिषद पहला हो जाएगा सर। दूसरा याद रखिएगा, आपसे पूछा गया कितने अवधि के लिए होता है, तो 9 साल के लिए इसकी चुनाव होता है। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, तो बताएंगे सर ये होता है 5 साल के लिए। ठीक इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो न्यायाधीश होती है इसका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1944 की बॉम्बे योजना क्या थी। देखिए 1944 की बॉम्बे योजना क्या है। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता था। इसका उद्देश्य है सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं सर बॉम्बे प्लान। यह हम लोगों का है बॉम्बे प्लान। 2 मार्क्स का है, 30 वर्ड से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, इसको भी आपको ध्यान में रख कर आंसर लिखना है। युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा से संबंधित किन 2 खतरे का नाम बताएं। एक खतरा हो जाएगा सर हम लोग का भूखा। युद्ध के अलावा याद रखिएगा, युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा में किन 2 खतरों का नाम बताएं, तो बताएंगे सर युद्ध के अलावा 2 और खतरा हमारे जीवन पे आ सकती है। अगर भूखमरी आ जाए देश पे, या तो महामारी कोई बड़ी बीमारी आ जाए, जैसे हम लोग आया था सर कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का क्या था, युद्ध से हम लोग को लड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। कोरोना वायरस एक तरह का युद्ध ही था। ठीक है, तो इस दोनों का आंसर याद रखिएगा। अगला है शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो बताएंगे सर शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1972 में किया था। याद रखिएगा, क्या हो जाएगी, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। क्या हो जाएगी, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये हुआ था। याद रखिए कब, तो बताएंगे सर 1972 को। क्या हुआ था सर, शिमला समझौता, जो बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन जो है ना फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू किया गया था। किस वर्ष और किस राज्य में, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष का भी नाम याद रखना है और किस राज्य में हुआ था वो भी आपको याद रखना है। देखिए ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हुआ था। शुरू हुआ था 1992 से 1993 के बीच में। बेहतरीन तरीके से एक बार देख लेना है ताड़ी विरोध आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, तो बताएंगे सर आंध्र प्रदेश से। कब हुई थी सर, 1992 से 93 के बीच में हुई थी, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स क्या है। देखिए दलित पैंथर्स का मतलब क्या होता है मेरे लाल, समझिएगा बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट लैंग्वेज पे। दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संघर्षशील संगठन था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था। यह 1972 में बना। दलित पैंथर्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1972। कब हुई थी सर, 1972 की इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन दलित के बारे में क्या कहा गया है थोड़ा सा समझिएगा। दलित में थोड़ा सा अगर भीमराव अंबेडकर की मैं बात करूं, वो भी दलित के अंतर्गत आते थे, लेकिन ऐसा काम करके दिखाया कि पूरी दुनिया देखते रह गए हैं और हमेशा जिंदगी भर देखते रहेंगे, क्योंकि भारत का संविधान निर्माण करने का सबसे ज्यादा अगर श्रेय है तो वह है भीमराव अंबेडकर का, जिसको स्कूल से निकाल देते थे इस कारण से क्योंकि वो लोअर कास्ट का था। तो दलितों पर ना संविधान के बनने के बाद जब भारत आजाद हो गई थी, उससे पहले तो होता था ही, उसके बाद भी बहुत ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे थे। तो इस अत्याचार को रोकने के लिए दलित युवाओं ने एक संघर्ष किया, एक संगठन बनाया जिसे हम लोग दलित पैंथर्स कहते हैं, और इसकी शुरुआत किया था 1972 में। कब, 1972 इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। लोकसभा के 17वें
चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना? तो प्रधानमंत्री था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 10 क्वेश्चन उस समय ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जो 1-1 मार्क्स का था 10 नंबर, और 10 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव जो 2-2 मार्क्स का था, यानी 20 नंबर। टोटल 30 मार्क्स वहां पे पूछे गए थे। अगर मैं आप लोगों का मैं बात करूं तो समझिएगा 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 30 में से 30 आना चाहिए, पहली बात। 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों का 2-2 मार्क्स का होगा मान के चलते हैं तो 10 मार्क्स। तो सोचिए कि अभी भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मार्क्स में 40 ही लाना है। पहले भी 40 था और अभी भी आप लोगों को 40 मार्क्स ही लाना है। पहले से तैयार हो जाइए हर सब्जेक्ट के लिए कि सर 40 का मतलब 40 होता है, 40 का मतलब हम लोग 39 कभी नहीं सुने हैं। अब जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिए क्या 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। निशास्त्रीकरण क्या है? अब हम लोग देखते हैं सर निशास्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। निशास्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शास्त्रों को कम करना, यानी जितना भी हथियार बनाए गए हैं, बंदूक, गोली, बारूद, जो भी परमाणु बम, अणु बम जो भी बनाए गए इसके मात्रा में कटौती करना, कमी करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर निशास्त्रीकरण। क्या कहते हैं? निशास्त्रीकरण हम लोग इसी को कहते हैं। निशास्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शास्त्रों को कम करना। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों का खत्म करने का फैसला लिया जाता है। ऐसे इसमें बताया गया कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में आपसी बातचीत होती है और जो शस्त्र बनाए गए हैं ना उसका कम करने की बात कही जाती है। और लिखा है कि जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसके लिए पहले ही उन दोनों देश ने खत्म करने की तैयारी करने का फैसला करता है। यह है हम लोग निशास्त्रीकरण। आते हैं सर खाड़ी युद्ध के प्रभाव को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में जाति, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा मेरे लाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका में जाति संघर्ष आप क्या समझते हैं। श्रीलंका में जाति, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लिए, मैं ऊपर भेज देता हूं इसको ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं बेहतरीन तरीके से कोशिश करता हूं हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा गया कि श्रीलंका को आज़ादी 1947 को, भारत का आज़ादी 1947 को मिली थी, ठीक है। 1 साल बाद 1948 को श्रीलंका को आज़ादी प्राप्त हुई थी। किसके, कौन गुलाम बनाकर रखे थे? अंग्रेजी लोग, जिसको भारत ने भी बनाया था। आज़ादी के बाद से वहां सक्रिय लोकतंत्र कायम हुआ, लेकिन श्रीलंका में एक कठिन चुनौती जाति संघर्ष था जिससे गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी। श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी सिंहली, याद रखिएगा, अब जब क्लास 10 में या 9 में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ाया गया था कि श्रीलंका में सबसे आबादी वाला कोई, अगर याद रखिएगा, अगर आबादी वाला कोई जनसंख्या था तो वह है सर सिंहली समुदाय की है। यह समुदाय भारत से आकर श्रीलंका में बसने वाले तमिल समुदाय के विरोधी थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस समझिएगा। यह समुदाय, कौन समुदाय? सिंहली समुदाय। यह समुदाय भारत से आकर श्रीलंका में बसने वाले तमिल समुदाय के विरोधी थे। मतलब भारत के लोग जब वहां श्रीलंका जाकर बसते थे तो वहां पे तमिल लोग क्या करते थे? इसका विरोध करते थे। उनका मानना है कि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का ही है और श्रीलंकाई लोगों का मानना था कि ये श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकाई लोगों के लिए ही है, यहाँ पे तमिल आकर ना बसे, नहीं तो फिर युद्ध हो जाएगी। फाइनली क्या हुआ हम लोग देखते हैं। तथा तमिलों को श्रीलंका में किस प्रकार की रियासत नहीं दी जाने वाली चाहिए। आगे लिखा है कि तमिलों को श्रीलंका में किसी प्रकार की रियासत नहीं दी जानी चाहिए। कहां पे? श्रीलंका में। जो तमिल लोग यहां से उठकर श्रीलंका जा रहे हैं, कहां से? भारत से उठकर श्रीलंका जा रहे हैं। आगे कहता है क्या, समझेगा, इसको ना सिर्फ समझना है, लिखने का झंझट अब समाप्त कीजिए। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, सिर्फ आप लोग लिखने के लिए नहीं, आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तमिल भारतीय वंश लोगों के प्रति उपेक्षा के भाव के कारण उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को बल मिला और श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो हम लोग लिट्टे एक पढ़े हैं ना हम लोग, लिट्टे याद रखिएगा, लिट्टे LTT हम लोग जो एक पढ़े हैं ना, लिट्टे आतंकवाद किस देश का है? श्रीलंका का। हम लोग पढ़ के अभी थक गए हैं। तो इसी लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन, याद रखिए, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, याद रखिएगा। लिट्टे ये आतंकवादी संगठन है, कहां का? श्रीलंका का। तो कहा जाता है कि श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम
नामक एक संगठन 1983 के बाद से श्रीलंका की सेना से सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। यह संगठन श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश तमिल ईलम की मांग कर रहा है। उनका नियंत्रण श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर है। श्रीलंका के मैप में उत्तरी पूर्वी याद रखिएगा क्या हो जाएगी, उत्तरी, और याद रखिएगा पूर्वी, मतलब इस क्षेत्र में कहां पे, श्रीलंका के मैप के अकॉर्डिंग यहां पे बताया गया कि वो लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे। जिस तरह से मुस्लिम लोग जो है पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, ठीक श्रीलंका में इसी तरह से तमिल ईलम के लोग तमिल के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। कौन सा एरिया पे, तो बताएंगे सर उत्तर पूरब पे। आगे देखते हैं क्या हुआ। भारत की तमिल भाषा जनता का भी भारत सरकार पर दबाव रहता है कि श्रीलंका के तमिल लोगों के हितों की रक्षा करे। इसके लिए भारत सरकार भी प्रयासरत रही। अतः श्रीलंका में 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया और सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गई। और इस तरह से जब भारतीय लोग उठकर श्रीलंका जाकर बसे, तो भारतीय लोग जाकर श्रीलंका जब आकर बसे तो वहाँ पे श्रीलंकाई जो सिंहली लोग थे वह तमिलों को अच्छा से देख रेख नहीं करते थे और तमिलों के विरुद्ध में हमेशा वह क्या करते थे, संघर्ष करना चाहते थे, गृहयुद्ध फैलाना चाहते थे। लेकिन 2009 में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन को खत्म कर दिया और उसके बाद वहाँ पे तमिल के लोग भी अच्छी तरह से सुरक्षित है। कहाँ पे, तो बताएंगे सर वह सुरक्षित है श्रीलंका पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से क्या समझते हैं। जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग समझेंगे, याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास में। कितना ऐसे स्टूडेंट है जो लेक्चर 2 के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ एक बार आप लोग दबा करके कॉमेंट कीजिए कि सर 2020 का सेट 2 भी होना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे लाल, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे और मोटिवेट मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए और इससे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस वेट करते हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन का कि कब आप लोग कमेंट करें, कितना सारे स्टूडेंट है जो पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और रुचि रखते हैं PYQ के क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।